आप सबके सामने है। पाकिस्तान ने अब इस पूरे मुद्दे को लेकर भारतीय सेना के खिलाफ ही दुष्प्रचार शुरू कर दिया, और करे भी क्यों ना। और पाकिस्तान की एक न्यूज वेबसाइट है जिसका नाम है हम न्यूज। उसने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि ऋचा चड्ढा ने भारत की सेना को आईना दिखाया तो भारत के कट्टरपंथी लोग उनका ही विरोध करने लगे और अब उन्हें भारत में निशाना बनाया जा रहा है। यह पाकिस्तान की प्रेस लिख रही है, आपके सामने देख लीजिए उर्दू में क्या लिखा हुआ है, और नीचे उसका हिंदी में अंग्रेजी में अनुवाद भी आप पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान का मीडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोग भी सोशल मीडिया पर ऋचा शर्मा का खुला समर्थन कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऋचा चड्ढा ने भारत की सेना को आईना दिखाकर बहुत बहादुरी का काम किया है। और ऋचा चड्ढा ने गलवान को लेकर कड़वा सच लिखा है, इसलिए भारत के लोग इसे पसंद नहीं कर रहे। यानी अगर आप देखेंगे तो भारतीय सेना का अपमान करने के बाद ऋचा चड्ढा की पाकिस्तान में जबरदस्त फैन फॉलोइंग बन गई है और वहां के लोग खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं कि उन्होंने अपनी ही भारतीय सेना का मजाक उड़ाया। पाकिस्तान को असल में ऐसे ही लोगों की हमेशा तलाश रहती है। आज दो बड़े घटनाक्रम हुए हैं जो आज आपको जानने चाहिए। पहला ये कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता ऋचा चड्ढा के समर्थन में उतर आए, और दूसरा ये कि अभिनेता अक्षय कुमार ने ऋचा चड्ढा के जिस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था और इस मामले में भारत की सेना पर गर्व करने की बात कही थी, उस बयान के लिए उन्हें दिन भर आज सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और हमारे देश के खास वर्ग ने अक्षय कुमार को ही इसका विलेन बना दिया। सोचिए कितनी खतरनाक बात है। सेना का अपमान करने वाली ऋचा चड्ढा को इस देश में तालियां मिल रही हैं, लेकिन सेना का समर्थन करने पर भारत के एक बड़े फिल्म स्टार का विरोध हो रहा है। और इनमें जो सबसे ज्यादा जो ऋचा चड्ढा का समर्थन कर रहे हैं वो हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। कांग्रेस की एक प्रवक्ता है जिनका नाम है सुप्रिया श्रीनेत। उन्होंने आज अपने एक ट्वीट में अक्षय कुमार के लिए लिखा कि एक विदेशी से भला हम अपनी सेना के शौर्य, पराक्रम और राष्ट्रवाद पर भाषण क्यों सुने, ऐसा उन्होंने लिखा। और उनका इशारा है क्योंकि अक्षय कुमार कनाडा के सिटीजन हैं, वहां के नागरिक हैं, इसलिए अक्षय कुमार हमें हमारी सेना पर कोई उपदेश नहीं दे सकते। यानी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अक्षय कुमार कनाडा के नागरिक हैं, इसलिए उन्हें भारत के मामले में अपनी राय नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर अक्षय कुमार कनाडा के हैं तो फिर सोनिया गांधी किस देश की हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि इसी देश के लोग सवाल कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेताओं से जो अक्षय कुमार को तो विदेशी बता रहे हैं, लेकिन अपने नेतृत्व पर उनकी नजर नहीं पड़ रही, या कह लीजिए कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वहां पर उंगली उठा सके। अक्षय कुमार भारत के एक बड़े फिल्म स्टार हैं, वो इसी देश में रहते हैं, इसी देश की सरकार को टैक्स देते हैं, इसी देश में काम करते हैं, इसी देश के लोगों का मनोरंजन करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कनाडा का नागरिक होते हुए भी वो भारत की सेना का पूरा सम्मान करते हैं। उनके राष्ट्रवाद में कोई कमी नहीं है, उनकी देशभक्ति में कोई कमी नहीं है। मैंने तो एक वेटरन को सेकंड किया, आर्मी वेटरन को सेकंड किया, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें अगर मेरे कुछ सवाल है दिमाग में तो वो वाजिब है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने आर्मी और अपने आर्मी के अगेंस्ट अपने आर्मी को मॉक कर रही हूँ। देश के लिए जीते तो हम सभी हैं, देश के लिए मरता कौन है, देश के लिए बलिदान कौन करते हैं? हमारे सेना के जवान ना। कम से कम इतनी तो तमीज हम में रहे कि उनके बलिदान का हम सम्मान करें, उन पर व्यंग न करें, उन पर इस तरह के हम हल्के वक्तव्य न दें। अब हैरानी की बात यह है कि एक तरफ राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के ही ये बहुत सारे नेता ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो भारत को टुकड़े टुकड़ों में देखना चाहते हैं, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। इसलिए आज हम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को भी यह बताना चाहते हैं कि भारत वैसे बिल्कुल नहीं जुड़ेगा जिस तरह से वो इसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे भारत नहीं जुड़ने वाला। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को यह समझना होगा कि भारत ऋचा चड्ढा जैसे लोगों का समर्थन करने से कभी नहीं जुड़ेगा। को याद होगा ये वही ऋचा चड्ढा हैं जिन्होंने एक बार वाघा बॉर्डर पर जो हमारी सेना ड्रिल करती है उसका भी मजाक उड़ाया था। उस समय ऋचा चड्ढा ने लिखा था कि अगर कहीं पर कोई सर्कस है
तो सबसे बड़ा सर्कस है वाघा बॉर्डर पर होने वाली सेना की ड्रिल। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं, जहां 22 नवंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आम आदमी पार्टी के समर्थन के लिए एक रोड शो करने के लिए आए थे। लेकिन इस दौरान उनके रोड शो में कितनी भीड़ थी वो आप इन तस्वीरों में खुद देखिए। पहले ये तस्वीर देख लीजिए, बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। ये भगवंत मान का रोड शो है गुजरात में, जिसमें गाड़ियां ज्यादा हैं और लोग कम हैं। देखिए, फिर से देखिए, भगवंत सिंह मान। लेकिन ये हाथ किसको हिला रहे हैं, वेव किसको कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सड़क पर तो लोग हैं ही नहीं, और जो लोग हैं भी वो शायद इनको पहचान नहीं पा रहे। लोग बड़े हैरानी में देख रहे हैं कि ये व्यक्ति अचानक से कौन आ गया, ये है कौन जिसके पास इतना बड़ा काफिला लेकर ये बीच सड़क से गुजर रहा है और कोई लोग ही नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी का पक्ष ये है कि भगवंत मान के रोड शो में उस दिन बहुत सारे लोग आए थे और पार्टी की तरफ से इस रोड शो का एक नया वीडियो जारी किया गया, जिसमें आप कुछ लोगों को देख सकते हैं। बाद में इसी रोड शो को ठीक किया गया, लोगों को बुलाया गया और फिर यह नया वीडियो जारी किया गया। ये भी देख लीजिए आप। क्या चाहता है? बोला जी चेंज। मैंने कहा चेंज कौन है? बोले जी आम आदमी पार्टी। मैंने कहा कांग्रेस क्यों नहीं? कहता जी कांग्रेस चेंज नहीं, कांग्रेस तो एक्सचेंज बन गई है, वो तो बिकते हैं। तो रिपोर्टें आ चुकी हैं, सब गुप्त रिपोर्टें पहुंच चुकी हैं। आम आदमी पार्टी लचित बोरफुकन असम की उस अहोम सेना के मुख्य नायक थे जिसने असम राज्य पर लगभग 600 वर्षों तक शासन किया था। असम में अहोम वंश की स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी और जब इस वंश के लोग म्यांमार से राज्य की ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुंचे और वहां खुद को उन्होंने स्थापित किया। 16वीं शताब्दी तक असम के एक बड़े हिस्से पर सादिया साम्राज्य का शासन हुआ करता था, लेकिन इसके बाद अहोम राजवंश ने सादिया साम्राज्य को हराकर असम को अपने नियंत्रण में ले लिया। ये वो दौर था जब पूर्वोत्तर में अहोम साम्राज्य का विस्तार हो रहा था और दक्षिणी असम और पश्चिमी असम में जो छोटे छोटे साम्राज्य थे वो भी अहोम के राजाओं के सामने आत्मसमर्पण कर चुके थे और लगभग पूरे असम पर अहोम का नियंत्रण हो चुका था। हालांकि इसी दौर में मुगलों की शक्ति में भी जबरदस्त विस्तार हो रहा था और उन्होंने भारत के बड़े भूखंड पर अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन शाहजहां के शासनकाल में पूर्वोत्तर अब भी मुगलों की पहुंच से बहुत दूर था। पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर मुगलों की दो इच्छाएं थी। पहली ये कि वो पूर्वोत्तर पर अपना नियंत्रण चाहते थे और दूसरी ये कि मुगल पॉलिटिकल सुप्रीमेसी में यकीन रखते थे।